हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पे हमारा 7th यूनिट लेकर आ गए हैं और इस यूनिट के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसको आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट 7th यानी कि रिप्रोडक्टिव बॉटनी। रिप्रोडक्टिव बॉटनी जो ये यूनिट है इसमें हम लोग बॉटनी यानी कि प्लांट्स में जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, किसके अंदर क्या पाया जाता है, सबके क्या टेक्निकल नेम है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है इस यूनिट से, है ना। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज के सेशन में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं बीच बीच में बताऊंगी, जैसे कि क्या क्या टेक्निकल टर्म है जो आपको दिमाग में रखना है जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ध्यान से और पूरे सेशन को एंड तक देखिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के यहाँ पे शुरू करेंगे हम लोग यूनिट 7th यानी रिप्रोडक्टिव बॉटनी के एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपको एग्जाम्स में आएंगे। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। यूनिट 6 जो था उसमें यहाँ पे मैंने आप लोग को क्वेश्चंस दे दिए थे, तो सीक्वेंस में ही चल रहे हैं यूनिट 7th पे, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है पॉलिनेशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, पॉलिनेशन क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले ऑप्शन में है कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन। क्या पॉलिन ग्रेन के जर्मिनेशन को यहाँ पे पॉलिनेशन कहा जाता है? क्योंकि जर्मिनेशन का मतलब है बच्चों कि जब पॉलिन ग्रेन जो है ना, इसका एक बाहर लेयर होता है, एक अंदर की लेयर होती है, ये जब एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर आता है तब ये यहाँ से क्या प्रोड्यूस करता है, एक पॉलन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है? पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब यहाँ अंदर से रिलीज होता है और ये यहाँ तक आता है, और इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये पॉलन ट्यूब चला जाता है, ठीक। ये पॉलन ट्यूब जो आपको दिख रहा है ये अंदर जाता है और यहाँ पे 2 मेल गैमेट को रिलीज करता है। तो कह रहा है पहले में कि क्या पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन को यहाँ पे पॉलिनेशन कहते हैं, मतलब ये पॉलन ग्रेन जब ये ट्यूब बना दिया तो क्या इसको पॉलिनेशन कहते हैं? नहीं। दूसरा है विजिटिंग फ्लावर्स बाय इंसेक्ट्स। क्या कभी भी फ्लावर्स के ऊपर, फूलों के ऊपर जो इंसेक्ट्स आते हैं पॉलिनेशन के लिए, इंसेक्ट्स जो बैठते हैं, विजिटिंग करना मतलब वहां तक जाना, पहुंचना, वहां तक जो पहुंचते हैं फ्लावर तक इंसेक्ट्स, क्या उसको पॉलिनेशन कहते हैं? तीसरा है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब यहाँ पे एंथर क्या है बच्चों? अब रिप्रोडक्टिव बॉटनी पढ़ रहे हैं तो आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के नाम तो पता होने चाहिए। ये तो एकदम सिंपल नाम है एंथर, स्टिग्मा, जो कि आप आज से नहीं बहुत शुरू से 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें पता है भाई कि जो एंथर होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जबकि जो स्टिग्मा है ये कौन सा पार्ट है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये 2 पार्ट्स हैं। अब ये 2 पार्ट्स में यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंथर में पाए जाते हैं ये पॉलिन ग्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक। तो एंथर के अंदर जो पॉलिन ग्रेन है वो जाता है स्टिग्मा तक, मतलब कि इस सरफेस तक, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो पतला सा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये जो नीचे का फुला हुआ पार्ट होता है इसको बोला जाता है ओवरी। ये इतने पार्ट्स तो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, और जबकि आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से रहता है जिसमें एक एंथर और नीचे का जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये 2 पाए जाते हैं। अब पॉलिनेशन में होता क्या है कि इस एंथर में से पॉलिन ग्रेन जो है वो निकलते हैं और निकल कर कहाँ तक पहुँचते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के इस स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। तो क्या इसको पॉलिनेशन कहते हैं? बिल्कुल, इसी को तो पॉलिनेशन कहा जाता है। जब एक जगह से गैमेट निकल कर दूसरे गैमेट तक पहुँच रहे हैं, है ना, तो उसी को क्या बोला जाता है? इसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। तो ये आंसर बिल्कुल सही होगा। एंथर से पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर, लिखा हुआ है ना पॉलिन, तो पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक पॉलिनेशन कहलाता है। चौथे में दिया था ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब इन ओव्यूल। तो ये जो पॉलिन ट्यूब का ग्रोथ है जो ओव्यूल के अंदर भी जा रहा है, क्या उसको पॉलिनेशन कहते हैं? तो होगा नहीं। ये सब पॉलिनेशन के बाद वाली प्रोसेस है ना, उसके बाद ये सब इवेंट होते हैं। जो पॉलिनेशन एक बार हो गया उसके बाद ये सब आते हैं सारे टर्म्स, ठीक। तो ये हो गया पॉलिनेशन। चले नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनिया क्या है? पॉलिनिया क्या होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। एक बोरे जैसे स्ट्रक्चर है, सैक मतलब बोरा होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर यहाँ पे पॉलिनिया जो होता है कुछ इस तरह से रहता है।
ठीक, तो ये पॉलिनिया कहलाता है बच्चों, ये 2 पॉलिनिया है। ये आपको कुछ प्लांट्स वगैरह में देखने को खासकर मिलेगा, जैसा कि कैलोट्रोपिस में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मदार बोलते हैं। तो कैलोट्रोपिस वगैरह में ये देखने को मिलता है। मतलब मिल्कवीड फैमिली जो है, एस्क्लिपिडेसी फैमिली इसको बोलते हैं, उसमें ये पॉलन चेम्बर ऐसा पाया जाता है और ये आपको काफ़ी फूल के अंदर देखने को मिलेगा। इसको बहुत नज़दीकी से देखेंगे तो ही ये समझ में आता है। इसको पॉलिनिया बोलते हैं। स्ट्रक्चर इसका ऐसा ही होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। ठीक है, सारे प्लांट्स में, सारे फ्लावर्स में नहीं पाए जाते, कुछ ही फैमिलीज में ये देखने को मिलते हैं, जैसे एस्क्लिपिडेसी वगैरह फैमिली, मिल्कवीड फैमिली कहिए, उसमें कैलोट्रोपिस मदार आता है, उन सब में आपको ये देखने को मिलेगा। अब ऑप्शन फटाफट देखिए तो इसमें दिया है इन विच एंथर लोब्स आर प्रेजेंट, क्या जिसमें एंथर के लोब मतलब उनके सेक्शन पाए जा रहे हैं, क्या उसको पॉलिनिया कहते हैं। दूसरे में बोल रहा है प्रेजेंट इन द मेगास्पोरेंजिया। बच्चों अब ये सारे नए टर्म्स जानते रहेंगे। मेगास्पोरेंजिया जो है, अब यहाँ पे ये मेगास्पोरेंजिया होता क्या है तो ये याद रखेंगे, ओवरी को बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। ठीक, ये सारे टेक्निकल नेम है, यही बीच बीच में बताते चलूंगे, आप इसको कहीं एक जगह नोट डाउन कर लेंगे या इसको दिमाग में बैठाते चलेंगे कि भाई मेगास्पोरेंजिया को ओवरी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल आप ओवरी वर्ड तो जानते हैं लेकिन मेगास्पोरेंजिया नहीं जान रहे होंगे तो जान लेंगे, और जिन जो जान रहे हैं बहुत अच्छी बात है। इन विच पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट, तो ये बोल रहा है कि तीसरे डेफिनेशन में कि ये क्या पॉलिनिया वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। इन विच पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन मास, मास मतलब झुंड में, तो यहाँ पे ये कुछ इससे मिलता जुलता दिख रहा है। चौथे में बोल रहा है जो कि एक येलो सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसे पॉलन किट बोलते हैं, तो पॉलन किट मटीरियल, तो ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, ना कि पॉलिनिया। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, है ना। तो ये पॉलिनिया वो स्ट्रक्चर है जिनके अंदर ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, इन्हीं को पॉलिनिया बोला जाता है। एस्क्लिपिडेसी फैमिली, या तो इसी का दूसरा नाम है मिल्कवीड फैमिली। वीड मतलब घास, दूध वाले घास, जिसमें मतलब जिनको तोड़े तो दूध जैसा सब्सटेंस निकलता है, वाइट वाइट, है ना। देखे होंगे मदार वगैरह का फूल जब आप तोड़ते हैं तो उसका स्टेम जो है वहाँ से मिल्क जैसा सब्सटेंस निकलता है, इसीलिए इसको मिल्कवीड फैमिली भी बोलते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हो गया कि पॉलिनिया क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इंटाइन जो है पॉलन ग्रेन का किसका बना होता है। अब यहाँ पे देखिए इंटाइन एक्साइन होता क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। तो बच्चों ये दोनों पॉलन ग्रेन के लेयर है, बाहर का और अंदर का पॉलन ग्रेन। अब जरा पॉलन ग्रेन के डायग्राम पे अगर हम जाते हैं तो हमें ये पॉलन ग्रेन इस तरह से होता है, गोल एकदम, जिसको हम स्फेरिकल बोलते हैं, और इसमें यहाँ पे आपको 2 लेयर देखने को मिलता है। ठीक, एक बाहरी लेयर और एक अंदर की लेयर। बाहरी लेयर को बच्चों क्या बोलते हैं, बाहरी लेयर को बोला जाता है एक्साइन, और अंदर वाली जो लेयर है इसको बोला जाता है इंटाइन। बच्चों देखिए, जो बॉटनी पढ़ रहे हैं आप, जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सब वर्ड हमेशा लगेगा, एग्स, इन, तो एग्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, तो एक्साइन जो है वो बाहर की लेयर है पॉलन ग्रेन की, इंटाइन अंदर की लेयर है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बना किसका है, और वो भी क्या, इंटाइन पूछ रहा है। तो अंदर ये पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर ये 2 तरह के स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं। ऊपर वाले सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। अब पॉलन ग्रेन के बारे में तो पूरा एक यूनिट ही है, लास्ट 8वां यूनिट तो पूरा पॉलन ग्रेन के ऊपर ही है, तो वहां पे हम जाएंगे तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन है। तो अभी हल्के में ही इसको कर देते हैं क्योंकि पूरा यूनिट ही पढ़ना है, तब मैं और डिटेल में इसके बारे में पॉलन ग्रेन पे जाऊंगी। ठीक है, अभी फिलहाल इसको थोड़ा बहुत ही मैं बता दे रही हूँ। तो 2 तरह के इसमें सेल्स पाए जाते हैं, एक कहलाता है वेजिटेटिव सेल, एक कहलाता है जनरेटिव सेल। फिलहाल पूछ रहे हैं इंटाइन किसका बना होता है, तो बच्चों यहाँ पे ये जानते रहेंगे कि जो इंटाइन है उसके अंदर सेल्यूलोज और पेक्टिन पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो इंटाइन किसका बना है, सेल्यूलोज और पेक्टिन का, ये ध्यान देंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि पॉलन ग्रेन का दूसरा टेक्निकल नाम क्या होता है, याद है आपको? अगर याद है तो मुझे बताइए कॉमेंट करके, अगर नहीं याद है तो बता दूं कि पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोर। ठीक है, और ये वर्ड आपको ज़्यादा याद रखना है। ठीक, पॉलन ग्रेन तो सभी जान रहे हैं, पॉलन सैक भी सब जान रहे हैं। पॉलन सैक को ऐसे ही क्या बोलते हैं, तो पॉलन सैक को, पॉलन का बोरा, सैक मतलब बोरा, तो उसके अंदर पॉलन ग्रेन भरा है, तो उसको पॉलन सैक को बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम।
ठीक, तो इस तरह से है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटाइन जो है पॉलन ग्रेन का वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलन ग्रेन का जो बाहरी पार्ट है, अभी पहले बताया कि एक्साइन जो है वो बाहर की लेयर है पॉलन ग्रेन की। अब पूछा है वो किसकी बनी होती है, तो वो जानते रहेंगे कि वो एक सब्सटेंस होता है स्पोरोपोलिनिन, उससे मिलकर बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान देंगे, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्साइन जो है, जो बाहरी लेयर है पॉलन ग्रेन की, वो यहाँ पे किसकी बनी होती है, वो यहाँ पे बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। और ये जो स्पोरोपोलिनिन होता है बच्चों, ये जानते रहेंगे कि ये एक ऐसा केमिकल है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इसका मतलब क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो आसानी से सड़े गले ना, जो खराब ही ना हो, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल स्पोरोपोलिनिन। इसीलिए बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, उनके पॉलन ग्रेन आज भी हमारे पास प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि उनका जो एक्साइन है वो बना है स्पोरोपोलिनिन का, जिसके वजह से ये पॉलन ग्रेन कभी खराब ही नहीं होते, 100 साल 200 साल तक ये जिंदा रह सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिनेशन जब एक बंद फूल में, क्लोज्ड फ्लावर में होता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब पॉलिनेशन एक बंद फूल में होता है। अब बंद फूल में हो रहा है पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन हम जान चुके हैं भाई कि पॉलिनेशन का मतलब है एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा तक जाना। अब इसके लिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि कोई फ्लावर है जो कि बंद है ना, सपोज करते हैं कि कोई फ्लावर है जो कि पूरी तरह से ऐसा खुला नहीं है, इसकी जगह पे ये पूरी तरह से क्या है, ऐसे बंद है, मतलब इसके पूरी तरह से जो पंखुड़ियां हैं, पेटल है, वो उसको बंद है पूरी तरह से। अब इन पेटल्स के अंदर हमें पता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर पॉलिनेशन हो रहा है और वो भी एक बंद फूल में हो रहा है, इसका मतलब है कि वो फूल कैसा कहलाएगा, बाइसेक्सुअल कहलाएगा। मतलब उस फूल के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल भी और फीमेल भी। अब जब एक ही फूल के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पॉलिनेशन भी हो रहा है और फूल पूरी तरह से बंद है, तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी। देखो बच्चों यहाँ पे दो टेक्निकल वर्ड मैं बताने वाली हूँ, उसको ध्यान देंगे। एक होता है क्लिस्टो, एक होता है क्लिस्टो। तो क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज्ड, और गैमी का मतलब आप जानते ही होंगे, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। गैमी वर्ड देखिए आपको हर जगह मिलेगा, प्रोटोगाइनी है यहाँ पे तो, लेकिन गैमी, एलोगैमी, तो गैमी का मतलब फ्यूजन होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन तो हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब पॉलिनेशन तो है, लेकिन यहाँ पे जब बंद फूल में फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको बोल दिया गया क्लिस्टोगैमी, क्योंकि क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज्ड, जब फूल बंद हो तब उसमें जब फर्टिलाइजेशन हो। अब इसका जो उल्टा प्रोसेस है, जिसमें कई बार ऐसा भी होता है कि फूल पूरी तरह से खुला है और तब भी पॉलिनेशन हो रहा है, तो ऐसे फूल जो कि खुले हुए रहते हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है चैस्मो, और पूरे वर्ड को बोलते हैं चैस्मोगैमी। चैस्मो का मतलब क्या हो जाएगा, चैस्मो का मतलब हो जाता है ओपन, मतलब ये फूल जो है वो पूरी तरह से खुले हुए रहते हैं, और गैमी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन या तो कह लीजिए फ्यूजन। ये चीज हमें देखने को मिलती है, तो ये है क्लिस्टोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं, मतलब ऐसे फूल जो कि इंसेक्ट की मदद से पॉलिनेशन जिनमें होता है, ठीक। तो इंसेक्ट्स की मदद से होता है, उस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, पहले तो एक टर्म और जानते रहते हैं कि इंसेक्ट से मदद से जब पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एंटोमोलॉजी, यहाँ पे एंटोमो की मदद से हो रहा है, ठीक है, मतलब कि इंसेक्ट्स की मदद से हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटोमो, और फिर फिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिली, एंटोमोफिली, जहाँ पे पॉलिनेशन किसकी वजह से हो रहा है, इंसेक्ट्स की मदद से, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। अब देखिए एक और क्वेश्चन तैयार हो गया हमारा यहीं पे, है ना। तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स को एंटोमोफिली बोलते हैं। एंटोमो का क्योंकि मतलब ही होता है इंसेक्ट्स, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन दूसरा जो यहाँ पे पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर हैं तो उनमें क्या खासियत होती है, अगर फूल है जिसमें इंसेक्ट्स की मदद से ही पॉलिनेशन होता है तो उनमें क्या खासियत है, क्या इनके पॉलन ग्रेन ड्राई होते हैं और साथ में इनका जो पॉलन ग्रेन है उसका जो सरफेस है वो पूरी तरह से स्मूथ होता है। अब ये बताइए बच्चों कि जब पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, सूखा होगा, तो वो इंसेक्ट्स की बॉडी पे चिपकेगा कैसे, अगर इंसेक्ट्स की मदद से ही पॉलिनेशन हो रहा है तो इंसेक्ट्स की बॉडी पे चिपकेगा कैसे, तो
मदद से पॉलिनेशन होना है तो ज़रूरी है कि जब भी इंसेक्ट फूल के ऊपर बैठे तो तुरंत वो जो पॉलिन ग्रेन उस फूल पे है वो उसकी बॉडी पर चिपक जाए, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि पॉलिन ग्रेन का चिपचिपा होना, मतलब कि स्टिकी होना बहुत ज़रूरी है अगर इंसेक्ट की मदद से पॉलिनेशन हो रहा है। दूसरा यहाँ पे दिया है स्मूथ सरफेस। अब कोई चीज़ जो बहुत चिकनी होती है उसमें उस आसानी से कोई चीज़ चिपक नहीं सकती है ना, उसका रफ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो तो पूरी तरह से गलत दिया है। दूसरा स्टिकी पॉलिन विथ रफ सरफेस, मतलब सही दिया है, मतलब पॉलिन यहाँ पे चिपचिपे हैं जिससे आसानी से वो क्या होंगे, आसानी से इंसेक्ट्स की बॉडी पर चिपक जाएंगे। और दूसरा इनका सरफेस रफ है। आप ये जानते होंगे कि जो रफ सरफेस है वो बढ़िया ग्रिप देता है, पकड़ मजबूत देता है जब सरफेस रफ हो तो, है ना। बहुत स्मूथ सरफेस हो तो इंसान फिसल जाता है या तो चिपक नहीं पाता उस पर्टिकुलर जगह से। तो इस वजह से रफ सरफेस और स्टिकी पॉलिन होना खासियत है जब भी उस फ्लावर में जिसके अंदर इंसेक्ट्स की मदद से पॉलिनेशन होता है। तो इंसेक्ट्स पॉलिनेशन जो है वो यहाँ पे ज़रूरी है कि जब भी इंसेक्ट्स की मदद से पॉलिनेशन हो तो पॉलिन ग्रेन चिपचिपे हो और उनका सरफेस रफ हो। तीसरा दिया लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पॉलिन। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पॉलिन की ज़रूरत बच्चों किस में होती है, जब एयर पॉलिनेशन होता है, ठीक है। मतलब जब हवा की मदद से पॉलिनेशन होता है तो वहाँ पे ज़रूरी होता है कि पॉलिन ग्रेन जो निकल रहे हैं वो यहाँ पे ढेरों मात्रा में निकले, ठीक है। तो ये खासियत एयर पॉलिनेशन की, जब हवा की मदद से पॉलिनेशन होता है। ब्राइट कलर्ड पॉलिन, मतलब जो पॉलिन ग्रेन बहुत चमकदार हो, अलग कलर के हो, तो ये भी क्या होता है आपका ज़रूरी है। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के लिए कि इनका पॉलिन ग्रेन चिपचिपा और रफ सरफेस का हो, ठीक। तो ये दूसरा पॉइंट होगा, इसमें याद रखेंगे। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, पॉलिन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर्स, उन फ्लावर्स का पॉलिन ग्रेन जो कि इंसेक्ट्स की या हवा दोनों की मदद से है, ठीक है। इंसेक्ट्स की मदद से भी या हवा की मदद से यहाँ पे पॉलिनेटेड नहीं होता। देखिए क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। जब लास्ट में आर नॉट लिखा, अब पता चला कोई बच्चे होते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में यहाँ पे ये करते ये है कि आधा क्वेश्चन यहाँ से पढ़े और तुरंत ऑप्शन पे भाग जाता है, ये गलत होता है। पहले क्वेश्चन को पूरी तरह से समझिए, क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा देता है कई बार। अब यहाँ शुरू में तो लिख दिया कि पॉलिन ग्रेन जब यहाँ पे इंसेक्ट्स की मदद से पॉलिनेशन होता है तो वो क्या नहीं होते, ये क्वेश्चन में पूछा है, आर नॉट। तो इंसेक्ट्स की मदद वाला तो बता दिया कि जब इंसेक्ट्स की मदद से यहाँ पे पॉलिनेशन होता है तो उन पॉलिन ग्रेन्स का चिपचिपा होना और रफ सरफेस होना ज़रूरी है। विंड की मदद से पॉलिनेशन जो होता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, विंड को बोलते हैं एनीमो, स्पेलिंग एनीमोफिली, ठीक है। तो एनिमो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एयर हो गया। तो जब एयर की मदद से पॉलिनेशन होता है तो उसको एनिमोफिली कहते हैं। इंसेक्ट्स वाला बता दिया, एंटोमोफिली कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा है ना तो इंसेक्ट्स की मदद से और हवा की मदद से जब पॉलिनेशन होता है तो इन चारों में से क्या है जो नहीं होता। क्वेश्चन देखिए आर नॉट पूछा है तो ऑप्शन में जाते हैं। सबसे पहला है कि लार्ज एंड शोई होते हैं, तो लार्ज एंड शोई होना ज़रूरी है। लार्ज मतलब बड़े, शोई मतलब दिखने लायक होने चाहिए, तो वो विंड पॉलिनेशन में ज़रूरी है। जब तक बहुत ज़्यादा ये बड़े नहीं होंगे तो आसानी से जो पॉलिन ग्रेन हवा में है वो उनके पास पकड़ में नहीं आएगा। तो ऐसे में यहाँ पे पॉलिन ग्रेन का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, शोई होना भी ज़रूरी है। दूसरा है रफ एंड स्टिकी, तो ये भी तो होना ज़रूरी है। अभी अभी पढ़ा कि इंसेक्ट्स में ये होना ज़रूरी है। और पूछ रहा है आर नॉट, जो कि ज़रूरी नहीं है, वो ऑप्शन टिक करना है। तो यहाँ पे तीसरा है स्मूथ एंड ड्राई, हो गया ना उसका उल्टा, रफ की जगह स्मूथ और यहाँ पे स्टिकी की जगह दिया है ड्राई, सूखा। तो अगर सूखा या बहुत स्मूथ रहा, ठीक, तो उससे यहाँ पे ड्राई होगा तो एयर पॉलिनेशन तो हो जाएगा, ठीक, लेकिन इंसेक्ट्स का पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन सही होगा। अब देखिए क्योंकि चौथे में दिया है रफ एंड ड्राई, तो रफ होगा तो इंसेक्ट का पॉलिनेशन होगा और ड्राई होगा तो विंड पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सी होगा, जिसमें अगर स्मूथ हो गया पॉलिन ग्रेन तो इंसेक्ट्स का पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो वही ऑप्शन सही है कि आर नॉट। तो इसका आंसर हो गया बच्चों हाँ, स्मूथ एंड ड्राई। तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो अगर विंड या इंसेक्ट की मदद से पॉलिनेशन हो रहा है तो उनके पॉलिन ग्रेन ना तो स्मूथ होते हैं ना तो ड्राई होते हैं, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे जो पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जो डिपोजिशन है पॉलिन का स्टिग्मा पे ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट,
फ्लावर दूसरा है और लेकिन यहाँ पे प्लांट एक ही है। बहुत ध्यान देंगे, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है कि जब भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक तो जा रहा है, मतलब पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचा, लेकिन फूल दूसरा है, अनदर फ्लावर, मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा तक जा रहा है, लेकिन प्लांट एक ही है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लांट बना लेते हैं। अब प्लांट देखिए एक ही है, हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्लांट एक ही है लेकिन दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है। एक ब्रांच पे यहाँ पे हम दूसरा फूल बना लेते हैं, एक ब्रांच पे दूसरा फूल। अब समझ लेते हैं, इसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इस फूल में, और इस वाले फूल में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ से जो एंथर है वो यहाँ से निकल कर कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। लेकिन मैंने देखिए प्लांट एक ही रखा है, प्लांट नहीं बदला है, बस मैंने ब्रांचेस अलग अलग किए हैं, जिसमें एक ब्रांच पे फीमेल फ्लावर है और दूसरे ब्रांच पे मेल फ्लावर है। अब यहाँ से जो पॉलन ग्रेन निकला और दूसरे फ्लावर तक पहुंचा, बट सेम प्लांट पर पहुंचा, तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन में होमोगैमी बोलते हैं, डाइकोगैमी, देखिए गैमी फिर आया, तो गैमी मतलब क्या बताया, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं, ध्यान देंगे। तीसरा है जीटेनोगैमी, चौथा है जेनोगैमी। तो बच्चों यहाँ पे याद रखेंगे, ये मैंने आप लोग को जो भी पेड कोर्स के बच्चे उनको तो बताया ही है, बाकी बच्चे भी जानते रहेंगे कि यहाँ पे ऑटोगैमी, जीटेनोगैमी और तीसरा होता है जेनोगैमी। ये तीन तरह के फर्टिलाइजेशन के मेथड होते हैं, ठीक, जिसमें ये बताया गया है कि किस में एक ही फूल में फ्लावर हो रहा है, किस में दो अलग अलग फूल में फ्लावर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और किस में प्लांट ही अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ऑटोगैमी में ऑटो का मतलब होता है खुद से, तो जब एक ही फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको ऑटोगैमी कहते हैं। जब यहाँ पे दो अलग अलग फ्लावर लेकिन एक ही प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता है, देखिए ये वाली कंडीशन जहाँ पे फूल अलग अलग है, एक फूल से निकलकर एंथर का पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, लेकिन प्लांट जो है वो एक ही है, तो इस तरह के पॉलिनेशन को जीटेनोगैमी कहते हैं। और जब दो प्लांट अलग अलग हो, एक प्लांट से निकलकर पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचकर पॉलिनेशन करे, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि प्लांट का स्पीशीज सेम हो, क्या हो, प्लांट का स्पीशीज सेम हो, तब उसको बोलते हैं जेनोगैमी। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर एक ही प्लांट में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम लोग जीटेनोगैमी बोलते हैं। तो जेनोगैमी तब होता जब यहाँ पे डिफरेंट प्लांट होता, क्वेश्चन में सेम प्लांट ना होके डिफरेंट प्लांट लिखा होता, तब आपका ऑप्शन हो जाता जेनोगैमी, ठीक। इस तरह से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो होता है इसकी वजह से किसका डेवलपमेंट होता है? अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जाएंगे, ये एंडोस्पर्म वगैरह होता क्या है। तो ये हम जान रहे हैं कि ये आपका, जैसे कि ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का, है ना, इसका हम लोग इस वाले पार्ट पे हैं, ठीक, ये ओव्यूल। अब इस ओव्यूल के अंदर हम लोग जब जाते हैं तो हमें 8 न्यूक्लियाई मिलते हैं, जिसमें से 3 एक किनारे पे होते हैं, 3 एक किनारे पे होते हैं और बीच में 2 होते हैं। इस तरह से न्यूक्लियाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग उसको थोड़ा नाम दें तो ये जो 3 सेल हैं इसको बोला जाता है एंटीपोडल सेल, इधर जो 2 पाए जाते हैं नीचे के आमने सामने जो बगल में दिख रहे हैं इनको बोला जाता है सिनर्जिड्स, ये जो पीछे एक है इसको बोला जाता है एग सेल, और ये जो बीच में 2 है इनको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। अब हमें पता है बच्चों की पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्टिव बॉटनी यूनिट ही है, तो फर्टिलाइजेशन की बात होगी, मतलब यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन आएगा ही और एक पॉलन ट्यूब जाएगा ही जो अंदर तक पहुँचेगा और 2 मेल गैमेट रिलीज करेगा। अब ये पॉलन ग्रेन की मदद से जो 2 मेल गैमेट आते हैं उसमें से एक मेल गैमेट यहाँ जाता है और दूसरा मेल गैमेट यहाँ आता है, और यहीं पे होता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जब होता है बच्चों तो ये यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इससे दिखा लेते हैं, यहाँ पे जो ये फर्टिलाइजेशन होता है इस जगह पे जहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई इस एक मेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन करता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और इससे बनता क्या है? इससे बनता है एंडोस्पर्म। जबकि ये वाला जो फर्टिलाइजेशन है जहाँ पे दूसरा मेल गैमेट इस एग सेल से फर्टिलाइजेशन करता है, इसको हम लोग यहाँ पे इतने को, ये हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इसको जाइगोट बन गया, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिनगैमी।
ठीक, अब देखते हैं, ये यही होता है फर्टिलाइजेशन, इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंजियोस्पर्म में सिर्फ होता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन दो जगह है। ये जो दो मेल गैमेट हैं, ये क्या है, दोनों मेल गैमेट, कहाँ से निकले, इस पॉलन ग्रेन से। इस पॉलन ग्रेन में ये दो मेल गैमेट थे। अब यहाँ पे जो एक मेल गैमेट इधर फर्टिलाइजेशन करता है और दूसरा इधर जाके जब करता है, तो सिंस फर्टिलाइजेशन देखिए दो जगह हो रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, इसीलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है इसको सिनगैमी बोलते हैं। बनता क्या है, तो यहाँ जाइगोट बनता है, यहाँ एंडोस्पर्म बनता है। अब यहाँ पे अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एंडोस्पर्म मतलब किसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ये बताने का रीज़न जो है वो यही था। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जब एंडोस्पर्म डेवलप करता है, इसमें यहाँ पे ये जानते रहेंगे एक चीज़ कि एंडोस्पर्म जो होता है इसमें जब यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है, बहुत पोषण होता है इस एंडोस्पर्म में। अब ये पूछ रहा है कि जब ये एंडोस्पर्म डेवलप करेगा तो इससे किसका और डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे याद रखेंगे कि ये जो जाइगोट बना है ना, असली न्यूट्रिशन इस जाइगोट को चाहिए, ठीक, ना कि इसको तो इसके पास सिर्फ न्यूट्रिशन पड़ा है, इसको ज़रूरत नहीं है, ये न्यूट्रिशन अपना देने के लिए तैयार है। किसको, जाइगोट को। तो जब एंडोस्पर्म डेवलप करता है तो इसका न्यूट्रिशन चला जाता है इस जाइगोट के पास में। मतलब अगर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है तो इससे प्रिसीड मतलब आगे बढ़ता है किसका डेवलपमेंट, इस एम्ब्रियो का। अब आप बोलेंगे मैम ने तो जाइगोट बताया, तो बच्चों जाइगोट जब डेवलप करता है तो एम्ब्रियो ही न बनता है। बात समझ आई? तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इसका करेक्ट आंसर है। डेवलपमेंट पॉलन ट्यूब का होगा नहीं, न्यूक्लियस का होगा नहीं, माइक्रोपाइल का होगा नहीं, तो यहाँ पे किसका होगा, एम्ब्रियो। तो जब भी एंडोस्पर्म डेवलप करता है तो इससे जो डेवलपमेंट आगे और किसकी बढ़ती है वो है इस जाइगोट या तो इस एम्ब्रियो की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिससे फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं। अब यहाँ पे बच्चों जानते रहेंगे जो एंडोस्पर्म बना, अभी जो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में आपको दिखाया कि यहाँ जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो इससे क्या बनकर तैयार हुआ, एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म को यहाँ पे बोलते क्या है, पहले जब शुरू में ये एंडोस्पर्म बना रहता है तो उसको बोलते हैं पेन। क्या ये पेन लिखने वाला पेन है? नहीं, इसका एक फुल फॉर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म और एन से होता है न्यूक्लियस। तो ये पेन बनता है और इसी पेन से आगे जब इसमें और डेवलपमेंट होना शुरू होता है तो यही पेन क्या कहलाता है, एंडोस्पर्म कहलाता है। तो पेन से एंडोस्पर्म बनता है। अब यहाँ पे पूछा है किसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिससे एक फ्री न्यूक्लियाई बन पाए। तो बच्चों यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे जब तब होता है जब ये हमारे पास पेन होता है, पेन में ही यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होता है। कि यहाँ पे ये इसलिए न्यूक्लियर डिवीजन होता है ताकि आगे चल के इसके पास फ्री न्यूक्लियाई बच पाए, क्योंकि यहाँ पे ये जो पेन है ये 3n नंबर में होता है। क्यों 3n होता है? क्योंकि शुरुआत में आपने देखा था कि 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, ठीक, ये 2 थे, वो थे पोलर न्यूक्लियाई, और इसके पास कौन आया, ये आया जो कि था मेल गैमेट। अब इसके पास अपना एक क्रोमोसोम होगा और इन दोनों के पास अपना अपना क्रोमोसोम होगा। एन 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 तीनों मिलकर कितने हो गए, 3n। तो यहाँ पे इनमें क्या होता है, फिर डिवीजन शुरू होता है, मतलब अब इनको डिवाइड किया जाता है। तो डिवीजन होता है तो इससे क्या होता है, फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं, जो कि न्यूक्लियस आगे चल के आज़ाद हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो फ्री न्यूक्लियाई किस में बनेगा, यहाँ पे किस में न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और वो होगा पेन में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकोनट वाटर जो है, मतलब नारियल पानी जो होता है, वो किस तरह का एंडोस्पर्म है। तो बच्चों ये पहले तो ये चीज़ जानते रहेंगे कि जो नारियल पानी होता है वो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। मतलब एंडोस्पर्म वो पार्ट है बच्चों जिसके अंदर बहुत पोषण है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है। तो इसके अंदर न्यूट्रिशन भरा पड़ा रहता है इसके अंदर। अब यहाँ पे ये जो न्यूट्रिशन है ये आगे चल के हम लोग इसको नारियल पानी के फॉर्म में पी पाते हैं, यही एंडोस्पर्म होता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो कोकोनट वाटर है वो किस तरह का एंडोस्पर्म है। मतलब अब यहाँ पे ये भी टॉपिक आ जाता है कि क्या एंडोस्पर्म के भी टाइप है, बिल्कुल। तो बच्चों एंडोस्पर्म जो है ना वो यहाँ पे 3 तरह के होते हैं। क्या क्या है वो 3 टर्म, पहला है यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर, दूसरा है सेल्यूलर, और तीसरा है हेलोबियल।
तीन तरह के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वो होता है बच्चों जिसमें यहाँ पे अभी मैंने बताया है कि एंडोस्पर्म में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक, जहाँ पे क्या हो जाए कि सेल वॉल ना बने। बच्चों हम लोग जानते हैं कि जब भी एक सेल अपने आप को तोड़ता है तो वो क्या करता है, पहले तो न्यूक्लियस को डिवाइड कराता है। भाई इसके पास ये एक सेल है, इसके पास एक न्यूक्लियस है, तो पहले इस न्यूक्लियस को ये तोड़ेगा ताकि दो अलग अलग न्यूक्लियस बन पाए। और जहाँ दो न्यूक्लियस बना, अब सपोज करते हैं पहले ये ऐसा बना होगा कि ये थोड़ा सा साइज में बड़ा हुआ होगा और इसी एक के अंदर दो न्यूक्लियस बने होंगे इससे, लेकिन जहाँ ये दो न्यूक्लियस बने तुरंत यहाँ सेल वॉल बन जाता है जिससे इसी एक सेल से दो सेल बन पाए। अब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ क्लियर होती है कि जब भी न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो तुरंत सेल वॉल बनता है। बात समझ रहे हैं, न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद तुरंत सेल वॉल बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एंडोस्पर्म जो ये तीन तरह के, उसमें यही चीज़ है जो जाननी है कि यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर वाले में न्यूक्लियस डिवाइड होगा लेकिन सेल वॉल नहीं बनता, तो इस तरह के एंडोस्पर्म को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। जबकि ऐसा यहाँ पे एंडोस्पर्म जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है और न्यूक्लियस डिवाइड होते ही सेल वॉल बन जाए तो उसको सेल्यूलर बोलते हैं। सेल वॉल बन रहा है इसीलिए इसका नाम सेल्यूलर है। बात समझ रहे हैं। और तीसरा है हेलोबियल, ये इन दोनों का मिक्सचर होता है जिसमें कुछ आधे में यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड करेगा लेकिन सेल वॉल नहीं बनेगा, और बाकी पोर्शन में क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड करते ही सेल वॉल बन जाता है, ठीक। तो ये इन दोनों का कह लीजिए कि मिक्सचर है, आधा इनका प्रॉपर्टी दिखाएगा आधा इनका, तो उसको हेलोबियल कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है, कोकोनट वाटर जो है वो तो पानी है, तो उसमें क्या आप उसका न्यूक्लियस पी रहे हैं और उस न्यूक्लियस में सेल वॉल तो नहीं है, नहीं तो वो कठोर होता है ना अंदर से, तो वो पानी है सिर्फ, तो इसीलिए वो कैसा हुआ, फ्री न्यूक्लियर टाइप हुआ। सेल्यूलर तो हुआ नहीं क्योंकि सेल वॉल तो है नहीं। पेन भी नहीं हुआ, पेन तो भाई जो एंडोस्पर्म बनता है उसके पहले वाले प्रोसेस को पेन बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये रहा टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म भी, आई थिंक यहाँ से आपने जान लिया। अब है एंडोस्पर्म किस लिए होता है, किस लिए बना होता है, एंडोस्पर्म की ज़रूरत किस लिए होती है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एंडोस्पर्म बच्चों अभी भी मैंने बताया है कि ये न्यूट्रिशन देता है, मतलब नरिशमेंट का काम देता है, पोषण देने का काम करता है। किसको पोषण देता है ये एंडोस्पर्म, न्यूट्रिशन नरिशमेंट किसको देता है, गिवन टू जाइगोट को न्यूट्रिशन देता है ताकि यही जाइगोट आगे चल के क्या बन जाए, एम्ब्रियो बन जाए। तो ये सारा एंडोस्पर्म में जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन जाइगोट या एम्ब्रियो के काम आता है, और इसीलिए कहा जाता है कि एंडोस्पर्म का काम ही है पोषण देना, नरिशमेंट देना, तो ये इसी का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट डैश एंडोस्पर्म इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, किसमें ऐसा है, मतलब कौन सी ग्रुप है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, पैरेन्काइमा तो होगा नहीं, डाइकोस्पर्म भी नहीं होगा, तो दो ही ऑप्शन है कि इसमें यहाँ पे एंडोस्पर्म एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, जब तब बनता है ये एंडोस्पर्म जब यहाँ पे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन हो। अब बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों आई थिंक उनको डाउट होगा कि वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होता क्या है, क्योंकि अभी तो मैंने बता दिया कि ये जो एंडोस्पर्म है ये एक स्पेशल तरह का टिश्यू है जो कि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में बनता है। बट यहाँ एक डाउट आता है कि यहाँ पे ये जो एंडोस्पर्म बन रहा है, इस क्वेश्चन में दिया है कि वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन की वजह से बनता है, तो ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है क्या, ये जानना भी तो ज़रूरी है। तो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बच्चों ये वही पार्ट था जिसमें ये 3 एंटीपोडल सेल थे, 2 यहाँ पे सिनर्जिड्स था, एक एक्सेल और बीच में पोलर न्यूक्लियाई था। हमें पता था कि यहाँ पे जो एक मेल गैमेट है वो इधर पहुँचता है जिसके फर्टिलाइजेशन की वजह से पहले पेन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसी से आगे चल के क्या बन जाता है, इसी से आगे चल के एंडोस्पर्म बनता है। तो बच्चों ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, जहाँ पे एक मेल गैमेट, ये वाला मेल गैमेट इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ में आ रहा है, ये दोनों क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। तो जहाँ ये मेल गैमेट, एक मेल गैमेट जब इस पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है, इस फर्टिलाइजेशन से जो ये पेन या फिर बाद में एंडोस्पर्म बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन।
या तो इसी का दूसरा नाम भी मैंने बताया है कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है इसका दूसरा नाम है ट्रिपल फ्यूजन। क्यों ट्रिपल? क्योंकि 3 सेल यहाँ साथ आ रहे हैं, 1 2 और 3, तो ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन मतलब साथ आना, तो 3 तरह के सेल्स यहाँ पे साथ आते हैं। और इस तरह का जो ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है इसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन मतलब एंडोस्पर्म का जो बनना होता है, जो एंडोस्पर्म बनता है वो इसी फर्टिलाइजेशन से बनता है। तो ये बच्चों किस में होता है ये प्रोसेस? एंजियोस्पर्म में होता है ना। यही तो खासियत है एंजियोस्पर्म्स की, यही खासियत है कि डबल फर्टिलाइजेशन होना, जिसमें से एक फर्टिलाइजेशन यहाँ और दूसरा यहाँ होता है। तो उसमें से जो ये एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हो रहा है उसी को वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये किसकी खासियत है? एंजियोस्पर्म्स की खासियत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म जो है ये फूड सप्लाई कहाँ से लेता है? ठीक है, हमने जाना कि जो एंडोस्पर्म है वो तो न्यूट्रिशन देता किसको है? डेवलपिंग जाइगोट को या एम्ब्रियो को। लेकिन अब ये भी सवाल उठता है कि एंडोस्पर्म के पास कहाँ से न्यूट्रिशन या फूड आ रहा है? ठीक है भाई, कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाँ घर में हम लोग हैं, सबका पेट भर गया, लेकिन फिर यहाँ सवाल उठता है ना कि खाना बना कौन रहा है? तो ये पता चलता है कि भाई मम्मी बना रही है घर में, मम्मी नहीं है तो फिर कोई और बना के दे रहा है। तो वही पूछ रहा है कि मम्मी यहाँ से कहाँ से खाना आ रहा है? भाई एंडोस्पर्म ने तो ठीक है खाना दिया जाइगोट या एम्ब्रियो को, उसका काम ही है नरिशमेंट देने का, बट क्वेश्चन ये इसमें पूछ रहा है कि ये रिसीव कहाँ से करता है, फूड सप्लाई इसको कहाँ से मिलता है? एंडोस्पर्म को। तो ऑप्शन में है न्यूक्लियस, न्यूसिलस, माइक्रोपाइल या हाइलम। तो बच्चों यहाँ पे ये सारी चीज़ें जानते रहेंगे कि माइक्रोपाइल बच्चों इस एंड को कहते हैं जहाँ से पॉलन ट्यूब एंट्री लेता है। पॉलन ट्यूब जो है जब ये एंट्री लेता है तो जिस जगह से उस एंड को माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो माइक्रोपाइल से तो लेगा नहीं। आप ये जानते रहेंगे कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसमें इस ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और बाहर वाला जो ये पार्ट है इसको हमने क्या कहा है? ओवरी कहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ओव्यूल होता है, ठीक, इसके बाहर यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे जो अंदर का ये पूरा सेक्शन होता है इसके आसपास यहाँ पे कुछ ग्रुप में सेल और टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक, उस सेल के ग्रुप ऑफ टिश्यू को न्यूसिलस बोलते हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं न्यूक्लियस या न्यूसिलस में, कई बार तो वो न्यूसिलस को भी न्यूक्लियस पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस तो ये है ना बच्चों, ये न्यूसिलस है, ये एक मास ऑफ टिश्यू होता है, झुंड होता है टिश्यू का, और ये देता क्या है? ये न्यूट्रिशन देता है एंडोस्पर्म को। बात समझ रहे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूसिलस। न्यूसिलस ही वो ग्रुप है सेल और टिश्यू का जो कि पूरी तरह से यहाँ पे एंडोस्पर्म को घेरे हुए रहता है और वो न्यूट्रिशन देता है एंडोस्पर्म को। तो इसका करेक्ट आंसर न्यूसिलस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी सेल डिवीजन किस में? अच्छा देखिए टाइप आ गया, देखो एंडोस्पर्म का टाइप अभी मैंने कुछ ही पहले क्वेश्चन में बता दिया। अब आई थिंक ये आप क्वेश्चन खुद से कर ले जाएंगे। पूछा है किस टाइप में एंडोस्पर्म का जो ये डिफरेंट टाइप दिया है, सेल्यूलर भी है, हेलोबियल भी है और न्यूक्लियर भी है, किस टाइप में हर एक डिवीजन के बाद तुरंत साइटोकाइनेसिस होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई साइटोकाइनेसिस क्या है? तो काइनेसिस का मतलब होता है बच्चों डिवीजन। ठीक है, क्या होता है? डिवीजन। साइटो का मतलब होता है सेल, साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, ठीक, साइटोप्लाज्म को भाई हम कैसे तोड़ पाएंगे? साइटोप्लाज्म को तो तभी तोड़ सकते हैं जब इसके बीच में एक सेल वॉल आए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है जिसमें तुरंत न्यूक्लियर डिवीजन के बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। ये किस में होता है? तो बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं कि जब न्यूक्लियर डिवीजन हो और उसके तुरंत बाद सेल वॉल भी बन जाए तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोलेंगे। अगर यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हुआ होता और यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, अगर न्यूक्लियर डिवीजन होता और सेल वॉल नहीं बनता तो उसको क्या बोलते? उसको न्यूक्लियर बोलते, और अगर दोनों होता तब उसको हेलोबियल बोलते। बात समझ आ गई किस तरह से टाइप से क्वेश्चन बन रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ।
डज अ टिपिकल डाइकॉट डिवाइड, एक टिपिकल जो डाइकॉट होता है वो अपने आप को कैसे विभाजित करता है, डिवाइड करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो डाइकॉट जो है वो अपने आप को तोड़ता कैसे है, तो सबसे पहला इलॉन्गेट, पहले अपने आप को लंबा करता है, उसके बाद तोड़ता है अपने आप को। दूसरा दिया है पहले अपने आप को कंप्रेस करता है और फिर डिवाइड करता है। तीसरा है नॉर्मल डिवीजन और चौथा है डिवाइड ही नहीं करता। तो बच्चों ये जानते रहेंगे कि जब भी एक टिपिकल डाइकॉट अपने आप को डिवाइड करता है तो वो सबसे पहले साइज में लंबा होता है, फिर अपने आप को डिवाइड करता है, तो एलोंगेट करके डिवीजन इसमें होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर, डाइकॉट में जो लास्ट सेल है उसको क्या बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये जानते रहेंगे कि जो हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट बनता है, ठीक है, इस जाइगोट से ये एक 2 सेल्ड स्टेज है, ठीक, और इस जाइगोट से आगे चल के क्या बनता है, एक एम्ब्रियो बनता है। सपोज करते हैं 4 सेल्ड स्टेज है, तो ये बन गया एक एम्ब्रियो। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि इसके बाद नीचे कुछ और ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि इसमें जुड़ने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है, और कुछ इस तरह से यहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है कि ये पूरा ऐसा गोल स्ट्रक्चर बन जाता है। ये एम्ब्रियो जो है आगे चल के गोल, कभी हार्ट शेप, कभी हॉर्स शू शेप, अलग अलग शेप लेता है। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन उठ रहा है कि इसके पास आसपास ना ये कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि जुड़ने लगते हैं, ठीक, और इस पूरे पार्ट को सस्पेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सस्पेंसर। अब ये जो सस्पेंसर है इसमें आपको कुछ सेल्स ऊपर दिखेंगे, कुछ सेल्स नीचे दिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो आखिरी सेल है सस्पेंसर का डाइकॉट में, उसको क्या बोलते हैं। तो आखिरी सेल मतलब इस सस्पेंसर से जो सबसे दूर सेल है ना उसको आखिरी सेल बोलेंगे, ठीक है। तो जो सबसे दूर सेल होता है बच्चों, लास्ट सेल जो होता है, उसको यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस। मतलब ये लास्ट सेल जो हुआ उसको बोला गया हाइपोफाइसिस। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, हाइपोफाइसिस। बच्चों ये सब नाम है इसके, ठीक है। इस पूरे पार्ट को इसको सस्पेंसर बोलते हैं। जाइगोट 2 सेल्ड है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर ये धीरे धीरे अपना गोल शेप लेता है। इसके बाद अलग अलग और भी शेप्स हैं जो कि इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि हाइपोफाइसिस जो है वो सस्पेंसर के लास्ट सेल को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाई सस्पेंसर के पहले सेल को क्या बोलते हैं। आखिरी सेल तो हम लोग ने समझ लिया कि उसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं। जो पहला सेल है सस्पेंसर का, उसको वो किस तरह से काम करता है या उसको क्या बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये जानते रहेंगे बच्चों कि जो पहला सेल होता है वो हॉस्टोरियम का काम करता है। इसका काम करता है हॉस्टोरियम का, ठीक। तो इस तरह से ये पहला सेल जो होता है सस्पेंसर का, जो कि इधर हमने देखा था डायग्राम में, ये देखिए। तो ये जो पहला सेल है ये यहाँ पे है, आखिरी सेल यहाँ पे है। तो पहले सेल को हमने हॉस्टोरियम बोला और आखिरी सेल जो है उसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है हॉस्टोरियम। ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन देने का काम और कनेक्ट करता है एक तरह से एम्ब्रियो तक, ठीक है। तो कनेक्शन का भी काम ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है जो कि कॉटिलेडन के ऊपर आए, उस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ये जो 2 हिस्से दिख रहे हैं ना, इन 2 हिस्सों को बोला जाता है कॉटिलेडन, ठीक। अब इस कॉटिलेडन जो है ये है इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब इसमें यहाँ पे इस एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट होता है बच्चों, इसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इपिकॉटल, और जो इसके नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हाइपोकॉटल। ये सारे बच्चों पार्ट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, समझ रहे हैं आप। ये डायग्राम है, डायग्राम थोड़ा सा देखेंगे, इसको समझेंगे, लेबल करिएंगे, तो आपको ये टर्म्स जो हैं, जो पार्ट्स हैं वो याद हो जाएंगे, ठीक। इसमें समझाने जैसा कम है और इसको डायग्राम से समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई नो थोड़ा बहुत अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तो आपको कुछ ही हद तक समझ में आ रहा होगा, बट कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि जब कॉटिलेडन 2 होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकॉट बोलते हैं। तो डाइकॉट प्लांट्स जितने भी होते हैं उनमें 2 कॉटिलेडन होता है। और हम ये जानते हैं बच्चों
कि जब भी हम सीड लगाते हैं तो उसमें दो हिस्से होते हैं, आधा हिस्सा जिससे कि प्लांट का शूट बनता है, मतलब ऊपरी हिस्सा बनता है, स्टेम, लीफ, ये सब बनता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है उससे क्या बनता है, उससे रूट बनता है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको इपीकॉटिल बोलते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है कॉटिलेडन के जो नीचे आता है उसको हाइपोकॉटिल बोलते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कि कॉटिलेडन के लेवल के ऊपर आए, देखिए लिखा है अबव, तो ये देखिए कॉटिलेडन का लेवल है। अब इस लेवल के जब हम ऊपर आते हैं तो हमें जो लेवल यहाँ पे एरिया मिलता है, जो पार्ट मिलता है, उस पार्ट को हमने क्या कहा है, उस पार्ट को हमने बोला है इपीकॉटिल। ठीक है, उसको इपीकॉटिल बोलते हैं, और जो नीचे वाला यहाँ पे पार्ट होता है उसको हाइपोकॉटिल बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह से बच्चों ये काम करता है। आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे और आखिरी पार्ट पे, मोनोकॉट्स में क्या सबसे तेजी से ग्रो करता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोनोकॉट्स में सबसे तेजी से क्या ग्रो करता है। तो बच्चों ये याद रखेंगे कि इसमें स्क्यूटलम जो होता है ये सबसे तेजी से ग्रो करता है। और ये स्क्यूटलम है क्या, तो स्क्यूटलम जो है बच्चों ये मोनोकॉट के कॉटिलेडन को बोलते हैं। अब ये जानते हैं भाई कि मोनोकॉट है, मोनो का मतलब एक, कॉट मतलब कॉटिलेडन, मोनोकॉट में एक ही कॉटिलेडन होता है और इनके एक कॉटिलेडन को स्क्यूटलम बोला जाता है। ठीक है, ये आपको कुछ इस तरह से शील्ड जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें आपको कुछ ऐसा पार्ट मिलेगा और नीचे का कुछ ये ऐसा पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉटिलेडन होता है जो कि इधर पाया जाता है। अब इसमें आपको दो एरिया मिलेंगे, यहाँ पे ये जो एरिया है ऊपर वाला पार्ट ये आपका कहलाएगा इपीकॉटिल और ये वाला कहलाएगा हाइपोकॉटिल। अब यहाँ से अलग अलग पार्ट से अलग अलग जो लेयर है वो निकलता है, जिसमें ऊपरी पार्ट से यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको शूट देखने को मिलता है। ठीक, अच्छा यहाँ पे दो सेक्शन है, एक है ईपी और एक है हाइपो। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे कि इसमें कौन से पार्ट से क्या डेवलप करता है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। फिलहाल के लिए जानते रहेंगे कि मोनोकॉट का जो कॉटिलेडन है उसको स्क्यूटलम बोलते हैं और ये सबसे तेजी से ग्रो करता है। ठीक है, और तेजी से ग्रो करने वाला सबसे एरिया जो है वो स्क्यूटलम ही होता है। रैपिडली मतलब तेजी से, तो ये तेजी से ग्रो करता है। इसमें जो कॉटिलेडन का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें यहाँ पे उसको प्ल्यूम्यूल बोलते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान देंगे। प्ल्यूम्यूल से यहाँ पे बच्चों शूट बनता है, प्लांट का शूट मतलब जहाँ से स्टेम, लीफ, फ्लावर ये सब बने, और रेडिकल से क्या बनता है, रूट बनता है बच्चों। आर से रेडिकल, आर से रूट, ये याद रखेंगे। ठीक, तो रेडिकल से रूट बनता है, प्ल्यूम्यूल से शूट बनता है, ये ध्यान देंगे। अब ये जो पूरा कॉटिलेडन होता है, ठीक, अब इसमें आपने क्या देखा है भाई कि जब आप बीज होता है, जब उसको मिट्टी में डालते हैं तो बीज के अंदर से दो लीफ निकलती है। वो जो दो लीफ निकलती है वो किस एरिया से निकलती है, वो प्ल्यूम्यूल वाले हिस्से से निकलती है। तो जो आधा हिस्सा जिससे शूट तैयार होता है वो प्ल्यूम्यूल कहलाता है, और जिससे यहाँ पे रूट तैयार होता है उसको रेडिकल बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या है, रूट के ऊपर एक रूट कैप भी पाई जाती है। और जब ये मोनोकॉट्स की बात करें तो इन प्ल्यूम्यूल और रेडिकल के ऊपर एक कवरिंग होती है जो कि पाई जाती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसमें से प्ल्यूम्यूल के ऊपर जो कवरिंग होती है बच्चों, ये भी एडिशनल है, जानते रहेंगे, लेकिन कि प्ल्यूम्यूल के ऊपर जो एक कवरिंग पाई जाती है उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्ल्यूम्यूल्स प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड, तो याद रखेंगे कोलियोप्टाइल बोलते हैं। जबकि रेडिकल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसको कोलियोराइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। ये भी पूछता है कि प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द रेडिकल इज कॉल्ड, तो रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग है उसको कोलियोराइजा कहते हैं और प्ल्यूम्यूल के ऊपर जो कवरिंग है ये कोलियोप्टाइल कहते हैं। और ये दोनों ही चीज सिर्फ और सिर्फ आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलेगी। डाइकॉट में ये प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं पाई जाती, ना तो कोलियोप्टाइल ना तो कोलियोराइजा, इसकी जरूरत ही नहीं है। डाइकॉट में सिर्फ प्ल्यूम्यूल और रेडिकल होता है, जिसमें प्ल्यूम्यूल से शूट और रेडिकल से रूट तैयार होता है। ठीक, हाँ, लेकिन रूट के ऊपर रूट कैप जरूर मिलेगा डाइकॉट में, लेकिन मोनोकॉट में इन सब के अलावा इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। जैसे ये देखिए मैंने कवरिंग यहाँ बना दी, ठीक, और इधर से एक कवरिंग बना दी। तो ये जो दोनों कवरिंग है मोनोकॉट्स में, ये किसका डायग्राम है, मोनोकॉट का है। तो ये जो मैंने कवरिंग बना दी, इसमें ऊपर वाले कवरिंग को मैं उधर क्या बोल दूंगी, कोलियोप्टाइल बोलूंगी, और ये जो नीचे वाली कवरिंग दिख रही है इसको मैं कोलियोराइजा बोलूंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखिएगा।
ठीक। मैं क्वेश्चंस तो 20 करा पाती हूँ, लेकिन मेरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको कवर करके समझा सकूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको रिप्रोडक्टिव बॉटनी जो है ये बढ़िया से समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। ये वाले में थोड़ा सा मुझे डाउट है, अगर इसका कुछ करेक्शन पार्ट होता है तो वो मैं आप लोग को कॉमेंट कर दूंगी। तो ये पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस जो कि कोटिलिडन के अबव आता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे। मे बी ये हाइपो और ईपी में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मे बी हाइपोकॉटिल हो सकता है, ठीक, इसको देख लेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस ठीक है। आई होप आपके लिए बच्चों ये सेशन यूजफुल रहा होगा, है ना। और जितनी भी चीज़ें थी मैंने ऑलरेडी समझा दी। इसका अगर कोई करेक्शन पार्ट होगा वो मैं मेंशन कर दूंगी। बाकी सारे क्वेश्चंस ठीक है वो मैंने करा दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई होगी बच्चों। रिप्रोडक्टिव बॉटनी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट ये भी है ना, तो इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहाँ पे हम लोग यूनिट 8 या तो कह लीजिए कि पैलाइनोलॉजी, जिसमें हम लोग यहाँ पे पॉलन ग्रेन की स्टडी के बारे में या पूरे पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जितनी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।